स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और जैसा कि हम जानते हैं, हम कक्षा 6 की जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं NCERT। ठीक है, तो आज का चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है ग्लोब। मतलब ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, कुल मिला के आज हम अपने पृथ्वी का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे करेंगे हम लोग कि जैसे आप ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, इसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। देखो ये चीज़ है क्या, आखिर ये दिया क्यों है। ठीक है ना, तो देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसमें ये एक लाइन ऐसी है, और फिर देख रहे होगे इसमें और भी लाइनें हैं इस तरह की, खड़ी खड़ी मतलब लाइनें हैं। ठीक है, एक ये बात हुई। और ये भी अपनी पृथ्वी है, इसी की तरह ये भी पृथ्वी है, लेकिन इसमें ऐसी लाइनें दिखाई गई हैं, मतलब इस तरह की। ठीक है, बिल्कुल राइट। अब देखो इनमें कहा क्या गया या समझाना क्या चाह रहा है वो देखो, ये दोनों पृथ्वी के ही चित्र हैं। अब इसमें ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ये लाइनें, इन्हें बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये पॉइंट है जो समझ के चलना है आपको, ये आगे समझने में हमको काम देंगे। ठीक है, पूरा पाठ समझने में। और अगर पृथ्वी में ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं तो वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कौन सी? अक्षांश रेखाएं। ये हो गई देशांतर रेखाएं, ये हो गई अक्षांश रेखाएं, और इन्हें हम विषुवत रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, बस ये दो बातें याद रखो यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे समझ लो, हम ये भी पता है हमको, जैसे अगर हम ये तो जानते ही हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो ध्रुव है, पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये जो नीचे जस्ट इसके जो नीचे वाला जो ध्रुव होगा वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, पाठ को पढ़ने चलते हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? देखो इस बारे में आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ ना, कि हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार भू-आव है। ठीक है, भू-आव, या फिर आप कह सकते हो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखो हमारी जो पृथ्वी है वो भू-आव, जो भू-आव होता है ना, जो शब्द होता है इस तरह से लिखा जाता है, भू और आव। ठीक है, ये जो वर्ड है ये इस आकार की है, जिसे हम दीर्घवृत्ताकार बोल सकते हैं। अब ये दे रहा है कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मैंने अभी ध्रुव बताया आपको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऐसे ही ध्रुव होते हैं, एक पश्चिमी ध्रुव और पूर्व ध्रुव। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये बोल रहा है कि उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, तो उत्तर और दक्षिण यानी ऊपर और नीचे वाले ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। तो अब आप एक बात समझ के देखो, रोटी होती है, रोटी हमारी इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है रोटी, मान के चलना अभी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे ये ध्रुव हो गए हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चपटी हुई है, लेकिन बीच में रोटी फूली हुई होती है ना, इस तरीके से। मतलब ये कह रहा है हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। ठीक है, लेकिन जो बीच में मध्य में ये उभरी हुई है, ये आप समझ के चलना, इस तरह की हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना हमने कर ली कैसी हो सकती है। अब ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। अब जो आपने ग्लोब देखा होगा, ऑफिस में रखा होता है, बहुत सारे ऑफिस में रखा होगा, क्लासरूम में भी होता है। ठीक है, जब मैं आपको सामने बोर्ड के सामने आकर पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसा ग्लोब होता है कैसा नहीं, तब और अच्छे से डिफाइन करेंगे। हम आपको NCERT इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपका बेस इतना मजबूत कर देगा कि आप ये समझ लो कंपटीशन में बैठने के लायक इतने हो जाएंगे कि आप कम से कम 75% पेपर ऐसे हल करके आएंगे। इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला NCERT नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए पहले NCERT, फिर मैं आपको फ्रंट पे आके बोर्ड के आगे आकर पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। देखो तो ग्लोब जो होता है पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब जैसे पृथ्वी होती है बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया गया है एक ग्लोब। ठीक है, अब देखो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल देखो, ग्लोब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, जैसे मान लो बड़े ग्लोब होते हैं कोई, ठीक है, अब उन्हें आप थोड़ी ना यहाँ से वहाँ ले जा लोगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि पॉकेट में भी रख के चले जाते हैं, लेकिन काम सबका एक ही होता है। ठीक है ना, कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है वो।
ठीक है ना। तो देखो कुछ हाँ ये है, ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बिल्कुल जाम हो, ये घूमते हैं। ठीक है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। कुम्हार का पहिया देखा कैसा होता है? कुम्हार का पहिया इस तरह से होता है जैसे ये हुआ पहिया, ठीक है। अब ये इस तरह से घूमता ही रहता है जब तक आप चाहो, कुम्हार जब तक घुमाता रहेगा और यहाँ बर्तन ऐसे बनाता रहता है। या फिर आप लट्टू तो घुमाया होगा आपने, लट्टू होता है ना इस तरह का, उसे एकदम ये घुमाते हैं तो एकदम बहुत स्पीड से घूमता है। इस तरह से आप ग्लोब को भी घुमा सकते हो, ठीक है। हाथ लगाओगे आराम से घूम जाएगा वो, ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब देखो हमारे जो पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ग्लोब पर जितने भी देश हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उनको सभी को एकदम अच्छे से दिखाया गया है, सही आकार में दिखाया गया है, ठीक है। पृथ्वी के समान गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी गोला होगा, अगर वहाँ पे अब तुम कह दो कि इस जगह पे है तो बहुत मुश्किल होगा, है कि नहीं। किसी भी स्थिति को दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की संदर्भ आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैंने बताया था ना, बिंदु और रेखाएं, उनकी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अक्षांश रेखाएं हुई, देशांतर रेखाएं हुई, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अभी आगे भी पढ़ाऊँगा मैं, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, दोबारा से। तो इनकी बहुत आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अब देखो, चलो पहले पूरा पढ़ लेते फिर डिफाइन करते हैं ना। अब ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। बताया मैंने अभी आपको, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये था, जैसे समझो ये पृथ्वी है, अब ये तो एक ग्लोब है, इसलिए भाई ये तो टिका है इस पर ऐसे, ये जो बनाया है स्टैंड इसका, एक्चुअली जो हमारी पृथ्वी है वो किसी पर टिकी हुई नहीं है। अब मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, क्योंकि सूरज में खिंचाव बल होता है, इसलिए सारे उसकी तरफ खिंचे रहते हैं और अपनी स्थिति में बने रहते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। इसलिए अब आप कहोगे कि उसमें कोई भी सुई वगैरह नहीं है। अब जैसे मान लो ये जो सुई दिख रही है इसमें, ये जो सुई दिख रही है ना, ये वाली, ये कोई सुई वगैरह एक्चुअली पृथ्वी में है ही नहीं, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखो। और अब ये जो ग्लोब है, अब हम जैसे हमारी पृथ्वी है तो इस तरह से घूमती है, मतलब ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो क्वेश्चन क्या बना कि हमारी पृथ्वी कहाँ किस ओर से किस ओर घूमती है, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ये हुआ डिफाइन। अब ये जो सुई है, मतलब इस तरह की सुई, मतलब कह सकते हैं जो पृथ्वी घूमती है, जिस अक्ष पर घूमती है अपना, उसी को हम अक्ष कहते हैं। मतलब इसमें जो सुई नज़र आ रही है ना ये वाली, इसी को अक्ष कहते हैं ये वाली। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अब इसमें पृथ्वी इस तरह से घूमती है, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये तो वहीं के वहीं रहता है, लेकिन ये पृथ्वी पूरी घूमती रहती है इससे इस साइड, इस तरह से। तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे तो पृथ्वी में ऐसी कोई सुई है नहीं, वो सिर्फ एक काल्पनिक सुई है जो हम मान लेते हैं कि भाई ये इसकी अक्ष है तो सीधी सीधी होगी, ठीक है। बस ये समझाना है आपको। अब आगे चलते हैं। अब और तो कुछ था बचा नहीं इसमें, है कि नहीं। हाँ, और जो वो बताई दिया मैंने आपको, अक्ष किसे कहते हैं, अक्ष वो सब वो हो गया। और ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। अब जो सुई जो दिखाई मैंने आपको अभी, तो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, वो हो गया, ऊपर वाला हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला होगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, इसलिए तो उत्तर में जो ध्रुव है उसे उत्तर ध्रुव बोल दिया, और जो दक्षिण में ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव बोल दिया, ठीक है। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब जैसे ग्लोब जो है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है इसलिए, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें बात बता दें आपको। अब देखो, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अभी देखो आगे बिल्कुल निकल के आगे, मैंने बोला था ना सारी चीज़ अगर आप पहले समझ के चलोगे तो सारी चीज़ उठाएंगे। देखो अब मैं इसे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इसमें बता दे रहा हूँ, जो कि अच्छे से आपको कवर हो जाए और समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो देखो बेसिक फंडा बता दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ठीक है,
ये हो गई हमारी विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। बस धीरे धीरे आराम से समझ के चलो। एक हमारी पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब बांटती है, ठीक है ना। ऐसी एक काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे ही बोलते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, ठीक है। अब देखो, अब सेम हमने अभी बोला बराबर भागों में बांटती है, मतलब एक ये जो भाग होगा, ये और ये जो नीचे वाला भाग होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये रेखा विषुवत रेखा है, और ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी ये सब इसके समानांतर होती है, मतलब जितनी दूरी इसकी यहाँ से होगी इतनी दूरी यहाँ से होगी और इतनी दूरी यहाँ से होगी। अब ये वाली रेखा ले लें तो इसकी भी दूरी यहाँ से सेम, इसकी दूरी यहाँ से सेम, और इसकी दूरी भी बिल्कुल बराबर होगी हर पॉइंट पर। तो ये जितनी भी रेखाएं होंगी ये सब कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं या फिर विषुवत रेखाएं, ठीक है। अब देखो और नई चीज़, अब जैसे अब नीचे देखें ये सब, अब देखो, हाँ ये बता रहा था मैं, जो ऊपर वाला आधा भाग है पृथ्वी का, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। हमने ये माना कि हमारी पृथ्वी गोल टाइप से लगती है, तो गोला का आधा कर दिया तो गोलार्ध। तो अगर उत्तर वाला जो आधा गोला है उसे बोला गोलार्ध, और नीचे वाला जो आधा गोला उसे भी गोलार्ध, लेकिन उत्तर में है इसलिए उसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में है तो उसे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। एक ये पॉइंट हुआ। अब देखो, अब ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, अब जैसे इसे तो हम बोल सकते हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है। लेकिन अगर ये पॉइंट है, पॉइंट को हम कभी रेखा नहीं बोल सकते, क्योंकि रेखा की परिभाषा क्या होती है, मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये दोनों तो पॉइंट्स हैं यानी बिंदु हैं, लेकिन अगर इन्हें मिला दिया जाए तो ये रेखा है। मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा हो, मतलब दो बिंदुओं को जिस माध्यम से मिलाया जाता है उस माध्यम को ही हम रेखा बोलते हैं, उसकी परिभाषा ये होती है। तो लेकिन बिंदु तो खुद में एक बिंदु है, तो उसे हम अक्षांश रेखा नहीं बोलेंगे, उसे हम ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो वो उत्तर में ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब देखो पढ़ते हैं, आप समझ में आएगा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, कन्फर्म। मतलब विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब उत्तर में जो आधा गोला बचा हुआ है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे वाला जो आधा गोला है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ये दोनों बराबर के भाग होते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे, बिल्कुल क्लियर। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जो विषुवत वृत्त जो दिख रहा है यहाँ पर, जरूरी नहीं है, मतलब ये कोई लाइनें बनी हुई नहीं है जो आप सोचोगे भाई किसी ने काटी हुई है यहाँ पर या किसी ने बनाई है लाइनें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं ऐसी हैं, ठीक है, मापन के द्वारा। अब एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। देखो इनसे क्या होता है, सबसे बढ़िया बात ये है, स्थिति बताएं कैसे। जैसे मान लो अब कोई भी ये है अपना, एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, तो सोच के चलो ये भी तो 20 डिग्री पर है और ये भी 20 डिग्री पर है, बिल्कुल राइट। लेकिन अब हम कैसे पहचानें कि ये कौन सी जगह है कौन सी जगह नहीं है, तो हम करेंगे 20 डिग्री उत्तर में है ये और ये 20 डिग्री दक्षिण में है, तो स्थान पता पड़ जाएगा कौन कहाँ पर है कि नहीं। बस ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि इनके जो काम होता है, इनका काम सबसे ज़्यादा योगदान इसी में होता है कि स्थिति बताने के लिए, किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो टाइम देखो तो, और टाइम 13 हो गया और थोड़ा ही टॉपिक क्लियर हुआ है। कहने का तात्पर्य ये देखो, हो सकता है कि आज एक पार्ट बनाना पड़े, एक पार्ट बाद में बनाना पड़े, लेकिन आप कमेंट करके बता देना तो मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो सबसे पहली बात ये, आप विस्तार से पढ़ो, अभी टाइम है, टाइम कुछ नहीं हुआ। जितना टाइम आगे चल के जब हमारी उम्र बड़ी हो जाती है तो दिक्कत आती है पढ़ने में, अभी हमारी उम्र कम है, जितना पढ़ सको पढ़ो, लेकिन विस्तार से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक बार पढ़ लिया दोबारा कोई डाउट ना हो, और अगर डाउट है तो उसमें टेलीग्राम लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पे जाकर अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं। फिर स्थिति बताने के लिए हो गया। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। बिल्कुल बोला था मैंने आपको, जैसे ये विषुवत रेखा है, इसके समानांतर रेखाएं जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा या फिर समानांतर रेखाएं कहा जाएगा, ठीक है। और इन्हें जो मापा जाता है वो अंश में मापा जाता है, 20 अंश, 40 अंश और 60 अंश, लेकिन इन्हें क्या बोला जाएगा, अक्षांश, ठीक है। जैसे 20 डिग्री अक्षांश अंश उत्तर में, ठीक है। और ये उत्तर दक्षिण जरूर लगाएंगे, क्योंकि भाई ये नहीं पता होगा कि क्योंकि 20 डिग्री तो ऊपर भी है और 20 डिग्री नीचे भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए 20 डिग्री उत्तर में है 20 डिग्री दक्षिण में, ये जरूर लगाते हुए चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। अब जो विषुवत वृत्त है देखो, ये तो भाई मिड पॉइंट है ना, मतलब मिड लाइन है, क्योंकि ऊपर भी इसका आधा है और आधा इसका नीचे है। तो इसका मतलब ये इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी 0 शून्य, मतलब 0 डिग्री। ठीक है। अब देखो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। बिल्कुल क्लियर बात है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ अगर देखा जाए तो ये जो विषुवत वृत्त बना हुआ है, इससे दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, जो ये जो ध्रुव से और इस जो ध्रुव होता है इसकी जो दूरी है ना, तो वो दूरी कितनी है, दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। समझ लो अब आप। ठीक है। इसकी जो दूरी है विषुवत वृत्त की, यहाँ से और यहाँ ध्रुवों तक के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर जो वृत्त बना हुआ है उसका 1/4 है। मतलब अगर पूरे चारों तरफ वृत्त बना हुआ है उसका अंश कितना हुआ, 360। अब 360 का 1/4 कर दो, तो 360 गुणा 1/4 बराबर 90 अंश। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार 90 अंश उत्तर अक्षांश, देखो ये आ गया, देखो लिखा भी है कि इसका माप होगा 360 अंश का, या 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। बिल्कुल क्लियर। तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। बिल्कुल क्लियर। मतलब ये जो दिख रहा है ना हमको, मतलब ये देखो ये जो उत्तरी ध्रुव है इसका अंश कितना होगा, तो इसका अंश होता है 90 अंश। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसके जस्ट नीचे देखें तो एक दक्षिणी ध्रुव होगा, तो वो दक्षिणी ध्रुव का भी अंश कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन इन्हें लिखा कैसे जाएगा, तो देखो उत्तरी वाला होगा उसे लिखा जाएगा 90 अंश उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला होगा उसे लिखा जाएगा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, बस ये समझ के चलना, मतलब उत्तर दक्षिण जरूर लिखना पड़ता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बिल्कुल। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण हिस्से से सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना, अगर उत्तर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जितनी भी दक्षिण की अक्षांश रेखाएं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये समझ के चलना है आपको। अब इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समझ में आ गया। इसे उत्तर या दक्षिण को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर और अक्षांश पर तथा वेलो होरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। कहने का तात्पर्य देखो मैं बता रहा हूँ अब क्या है कहने का तात्पर्य। देखो जैसे ये था, अब मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे 20 उत्तर में है, यहीं 20 दक्षिण में है, तो ये मान लो यहाँ पे कोई स्थान है। ठीक है, और एक यहाँ पे स्थान है, तो दोनों को मैंने तभी बताया था आपको, यहाँ पे स्थानों के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन आपको स्थानों से ज़्यादा फर्क अभी नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये समझना चाहिए, मान लो कोई भी स्थान हो, एक यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे स्थान है, कहीं भी है, तो उसके साथ आपको उसका अंश और ये दिशा भी लिखनी है। ठीक है, ये समझ के चलना बस। मतलब जैसे मान लो 20 डिग्री उत्तर में है तो लिखना है तुम्हें 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, और अगर 20 डिग्री दक्षिण में है तो उसे वो भी लिखना है कि 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, क्योंकि इससे हमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना, बस ये समझ के चलना है आपको। अब देखो महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा। अब चलो देखो ये जो है, अब जैसे हमने पहले उससे समझाया इसे भी समझ लेते हैं। तो देखो पहले अगर हम इसे समझ लेंगे थोड़ा बेसिक फंडा, तो इसका समझने में आसानी हो जाएगी। देखो जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, बिल्कुल पृथ्वी है, पढ़ ही लिया पहले भी कई बार। तो जो हमें दिख रहा है उत्तरी शीत कटिबंध, फिर दिख रहा है सबसे पहले अब ये देख के चलो ये क्या है, विषुवत वृत्त, बिल्कुल है विषुवत वृत्त। अब जो ये जो पूरा जो भाग है इसका ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये सब क्या है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई उष्ण कटिबंध का, तो इसका मतलब ये है, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें गर्मी पड़ती है, ये समझ के चलना। क्यों गर्मी पड़ती है कि जब यहाँ पे जो सूरज है, मान लो सूरज यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इन दो जगह होता है, तो इनकी जो रोशनी होती है, किरण होती है, वो इस तरह से पड़ती है। सूरज की किरण जब भी पड़ेगी इस तरह से पड़ेगी, ठीक है। तो जब किरण पड़ेगी तो यहाँ पे जितना भी पानी होगा उसका बाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। जब जलवाष्प बनेगी तो बारिश भी होगी, बारिश होगी तो घने जंगल होंगे, घने जंगल होंगे तो जैव विविधता होगी। जैव विविधता का मतलब यहाँ जीवन होगा अच्छा सा,
और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें मतलब होंगी यहाँ पे। ये समझ के चलना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी है। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गर्मी है। क्लियर? लेकिन ये किस भाग में किस तक होता है? तो देखो सिंपल सी बात, 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध भाग कहते हैं। क्लियर? अब भाई प्रश्न आता है कि 23.5 डिग्री उत्तर में, मतलब उत्तर में जो अक्षांश जो रेखा खींची हुई है उसे बोलते क्या हैं? तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे बोलते हैं मकर रेखा। अब एक नई परिभाषा बनती है कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, कहने का तात्पर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसी को क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। बिल्कुल क्लियर? हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा सूरज कहाँ था? हमारा, चलो ये लाल कर लेते हैं सूरज को, सूरज हो गया लाल, इधर हो गया लाल। हमारा उसका प्रकाश कहाँ पड़ रहा था भाई? प्रकाश पड़ रहा था इस क्षेत्र में, बिल्कुल राइट, इस क्षेत्र में पड़ रहा था प्रकाश। मतलब अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं, इस वाले क्षेत्र में कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि जब ये घूमेगी पृथ्वी तो इसमें अगर गर्मी है तो थोड़ी बहुत तो गर्मी इसमें भी आ जाएगी, है कि नहीं? या फिर इसमें अगर ज़्यादा गर्मी है तो इसका थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें भी पड़ जाता है। मतलब मान लो यहाँ तक तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा गर्मी का, है ना, यहाँ तक तो पड़ ही जाता, क्योंकि गर्मी भाई अपने गर्मी फैलती है, हमेशा सिकुड़ती नहीं है, गर्मी हमेशा फैलती है, तो इधर उधर थोड़ी चली जाती है, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ी गर्मी पहुँच जाती है। अब लेकिन एक गौर कर रहे होगे आप, यहाँ तो मान भी लो कि यहाँ तक भाई धूप है तो यहाँ पर गर्मी आ सकती है, यहाँ तक मान लो यहाँ तक गर्मी आ सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में तो फिर कुछ होता ही नहीं होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे तो गर्मी हो गई, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये है उत्तर में और ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण में। अब देखो मैं पूरा फंडा बताता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, उष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और देखो कटिबंध जो है, कटिबंध समझ में आ गया होगा आपको, है ना, उष्ण कटिबंध समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है उत्तरी शीत कटिबंध, पहले ये समझो, इसके बाद ये बताता हूँ मैं आपको, ये बाद में बताऊँगा, ये पहले समझो आप, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया कि सूरज यहाँ होता है, ठीक है, और पृथ्वी इस तरह से घूमती है, तो कभी ऐसे घूमती होगी तो देखो ये 23.5 डिग्री अक्षांश है और 0 तक। पहले एक चीज़ और बता दो, वो बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है, ये समझ के चलो। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो हम एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे कभी सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, ना यहाँ ना यहाँ, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी रहती होगी, कन्फर्म। तो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी है और यहाँ पे गर्मी है इस बीच में, तो ये जो एरिया है ये कैसा होगा? आधी गर्मी आधी सर्दी, बिल्कुल क्लियर। अब देखो ये वाला समझ में आ गया आपको अपने आप, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही इसलिए ये शीत है, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही इसलिए ये ठंड है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है इसलिए ये गर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सर्दी है थोड़ी गर्मी है, थोड़ी सर्दी है थोड़ी गर्मी है। अब देखो सर्दी और गर्मी को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? जैसे शीत को जोड़ा, ठीक है, प्लस उष्ण को जोड़ा तो ये बनता है शीतोष्ण, ठीक है। क्या बनता है? शीतोष्ण। तो अब देखो अगर ये शीतोष्ण उत्तर में है तो हो गया उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, अगर दक्षिण में है तो हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बताया था आपको, ये यहाँ धूप नहीं जाती, धूप का मतलब समझ रहे क्या? यहाँ पे जो ध्रुव हैं, ध्रुव पे कभी धूप जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो या तो उत्तर में होते हैं या फिर दक्षिण में होते हैं। लेकिन जो सूरज पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? सूरज पड़ता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग पर, ठीक है। तो वहाँ पर तो वो, और ऊपर जो ध्रुव है वहाँ पर तो नहीं जा सकती, ठीक है, इसलिए वहाँ पर रहती है सर्दी। समझ में आ गया? अब देखो सर्दी कहाँ तक रहती है तो समझ के चलना, 66.5 डिग्री से लेकर जो ध्रुव होता है, ठीक है ना, वहाँ तक। समझ में आ गया? तो देखो क्वेश्चन कितने बनते हैं, अब अंश में देख के चलते हैं क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो देखो कोई पूछेगा कि उत्तरी शीत कटिबंध किस अंश से किस अंश तक है, तो समझ के चलो उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से, देखो ये है, से लेकर 90 अंश तक, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव पर कौन सा अंश होता है? 90, ठीक है। तो 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेकर और उत्तर ध्रुव तक
कौन सा है? उत्तरी शीत कटिबंध। अब कोई पूछे भाई को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो सबसे पहले क्या मिला हमें? उत्तरी, यानी उत्तर में है। सबसे पहली बात ये होगी क्लियर। अब भाई शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होता है? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के उसमें होता है, बीच में, है ना। तो सिंपल सी बात। अब देखो 66.5 डिग्री वाली जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम? उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब हम अगर हमसे कोई पूछता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध किस भाग में होता है, तो सीधी सी बात है, उत्तरी यानी उत्तर में तो है ही है, शीतोष्ण यानी कि वो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त। कहने का तात्पर्य कहें तो 23.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री उत्तर के बीच में जो भी भाग होता है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बिल्कुल सेम इधर आ जाओ नीचे कि अगर कोई पूछे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अगर कोई पूछे दक्षिणी शीत कटिबंध क्या है, तो 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 अंश दक्षिण यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप, है ना। और अगर डाउट हो तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा से आपको खुद के नोट्स से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं, मतलब महत्वपूर्ण आ गया, इसका मतलब ये हमें याद करनी चाहिए, जो हमेशा मुंह पे रखे होने चाहिए। तो देखो विषुवत रेखा होती है उसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, लेकिन उसका अंश कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, यही बोल रहा है कि मतलब ये चीज़ हमको याद करनी है। अब इन्हें क्या पता, हमारे बच्चे इतने होशियार है कि उन्हें पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि नहीं। तो देखो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, लेकिन विषुवत वृत्त यानी कि वो तो बीच में थी, तो ना तो उत्तर में थी ना दक्षिण में, इसलिए उसका हमने उत्तर दक्षिण नहीं लिखा है। बिल्कुल राइट। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव की बात आ जाए तो उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर में है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री उत्तर। बिल्कुल राइट। अब दक्षिणी ध्रुव को हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं जो आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब वो क्या है? अरे इन्हें क्या पता, हमारे बच्चों को सब पता है। देखो, अब जैसे हमने अभी बताया था उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध यानी कि आधा गोला, लेकिन कहाँ पर? उत्तर में। ठीक है, आधा गोला लेकिन उत्तर में, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उसमें जो 23.5 डिग्री पर थी लाइन, वो कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी थी? कर्क रेखा, यानी कि वहीं से स्टार्ट हो रही थी शीतोष्ण। समझ में आना, शीतोष्ण कटिबंध जो था ऊपर तक 66.5 डिग्री तक पहुंचा था ना। हाँ बिल्कुल, उत्तर तक जो पहुंचा था वही वाला। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, अब जैसे उत्तर में क्या थी? कर्क रेखा, ऐसे दक्षिण में कौन सी है? मकर रेखा। बिल्कुल राइट। लेकिन इन दोनों का अंश जो है वो बराबर है, बताया था ना। अगर 23.5 डिग्री उत्तर में है तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में है तो मकर रेखा। अब विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, लेकिन विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। बताया था ना मैं, ध्रुव वृत्त बोलते हैं किसे? अगर उत्तर में है 66.5 डिग्री तो वो उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया। ठीक है, और अगर दक्षिण में है 66.5 डिग्री तो वो हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कन्फर्म। अब देखो आगे चलते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध। इससे ये मैं समझाऊँ इससे पहले आपको ये चित्र बता दे रहा हूँ। देखो ये दिखा रहा है कि दीवार है, ये एक दीवार है, ये बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो अगर हम टॉर्च से इस पर लाइट मारते हैं तो बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक, लेकिन अगर दीवार को टेढ़ा कर दिया जाए इस तरह से तो लाइट क्या होती है? पहले यहाँ पहले पड़ेगी और ये वाले जो हिस्सा होगा यहाँ पे देर में पड़ेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर बताना चाह रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी का आकार कैसा, ऐसा ही तो है, इस तरह का। ये समझो जैसे हमने जो आपको बताया था इस तरह से जो बना हुआ है, तो ये मान के चलो अब ये पृथ्वी थोड़ा ऐसा कर दिया है। तो अगर हमारी पृथ्वी इस तरह से है तो अगर हम ये ऐसे लाइट मारते हैं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे तो पहले पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कम पड़ेगा। लेकिन एक स्थान वो आएगा कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव। समझ में आ गया? इसीलिए अब जो ये वाली लाइन होती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ पे वो होता है उष्णकटिबंध। ठीक है, ऐसे बढ़ता बढ़ता शीतोष्ण हो जाता है, फिर जाके एकदम शीत हो जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल राइट। अब देखो आगे चलते हैं। अब क्या है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, आपको बता रहा था लेकिन मैंने कह दिया था, आपको बाद में बताऊंगा। देखो
ये जो क्षेत्र होता है ये वाला, अब समझ के चलो ये तो 0 है, अभी 23.5 डिग्री यही है, तो यहाँ पे ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा 23.5 डिग्री तक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे नीचे होगा। तो एक बात ध्यान रखना, सूरज जो होता है ऐसे होता है और पृथ्वी घूमती है इस तरह से। तो वर्ष में एक बार हर स्थान पर दोपहर में सिर के ऊपर सूरज जरूर आता है, और इनमें कभी नहीं आता, इनमें कभी नहीं आता, इनमें कभी नहीं आता और इसमें कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ उष्णकटिबंध क्षेत्र में वर्ष में एक बार हर स्थान पर जरूर मतलब अपने जो हमारा सर होता है दोपहर में जरूर उसके ऊपर सूरज आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, अक्षांश मैंने बताया ना, मतलब जितने भी 1 2 3 4 5 6 मतलब 23.5 डिग्री तक सब अक्षांशों पर वर्ष में एक बार सूरज सिर के ऊपर जरूर होता है दोपहर में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसलिए हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा यानी सबसे ज़्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में इसीलिए होती है, ठीक है। और इसे इसीलिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? देखो सब चीज़ आ रही, इसलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ जो कि समझने में तकलीफ ना हो, है कि नहीं। अब जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, बताया मैंने। मतलब कर्क रेखा से चाहे ऊपर चले जाओ या फिर मकर रेखा से नीचे आ जाओ, कहीं भी सिर के ऊपर सूरज कभी नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। देखो मैंने भी बताया था आपको, यहाँ पे जो प्रति बना के बताई थी मैंने, तो ध्रुव की तरफ किरणें जो होती है तिरछी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। समझाया था ना मैंने, मतलब नीचे से गर्मी और ऊपर का जो शीत होती है, मतलब वहाँ थोड़ी बहुत प्रकाश पहुँच जाता है, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और उनका जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, मतलब मीडियम। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब मैंने जो बताया था आपको 66.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उससे 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में, ठीक है, और इसी तरह का दक्षिण में भी, दोनों क्या थे, शीत थे ना, बिल्कुल, हाँ वही शीत कटिबंध, वही मैंने बताया नहीं था आपको। वही मतलब वहाँ पे क्या होता है कि सूरज की लाइट पहुँच ही नहीं पाती, रोशनी बिल्कुल, तो वहाँ पे एक प्रकार से ये समझ लो आप सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ सूरज मतलब क्षितिज से ऊपर पहुँच, क्षितिज का मतलब विषुवत रेखा, वहाँ से ऊपर ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, ठीक है। अब देशांतर क्या है, देखो अब देशांतर मैं सोच रहा हूँ कल ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तो देशांतर में आपको कल समझाता हूँ। आज अक्षांश हो गया क्लियर पूरा, ठीक है, तो मैं आपको देशांतर समझाऊंगा कल पूरी अच्छी तरीके से। और अगर कोई भी डाउट हो बेहिचक आप टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं, उसमें तुरंत जाके वहाँ पे बोल देना कि सर ये दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ें, इधर से उधर जितने भी दोस्त हैं उनके सबके पास शेयर करो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।